गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज की वीडियो से मैं बच्चों स्टार्ट कर रहा हूं कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस का। बच्चों, आज का वीडियो मेरा रेजिस्टेंस का पहला वीडियो है। बच्चों, रेजिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी लंबा भी है। इस पूरे कंसेप्ट को कवर करने के लिए मैं टोटल 7 या 8 वीडियो बनाऊंगा। 7 यहां लिखा हुआ है, हो सकता है 8 भी बन जाए। बच्चों, पहले वीडियो में मैं कवर करूंगा कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें आपको रेजिस्टेंस की बेसिक बातें बताऊंगा और उस पे आने वाले न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि टेम्परेचर के ऊपर हमारा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी किस तरीके से डिपेंड करता है और इसके भी न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद तीसरा वीडियो होगा बच्चों हमारा कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। ये बहुत इजी टॉपिक होता है रेजिस्टेंस का। बच्चों, कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं, उनके ऊपर कलर की कोडिंग होती है। उन कलर को देख करके हम पता लगा लेंगे कि इसका जो है रेजिस्टेंस कितना है। ये छोटा और बहुत ही इजी टॉपिक है। बच्चों, उसके बाद हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को रेजिस्टेंस के टॉपिक में डालने का एक पर्पज है कि ओम्स लॉ से जो है हमारा रेजिस्टेंस का जो है कंसेप्ट रिलेटेड है। और बच्चों, इसमें मैं आपको सिर्फ ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म बताऊंगा। ओम्स लॉ के 2 फॉर्म है, स्केलर और वेक्टर। रेजिस्टेंस के टॉपिक को पढ़ते हुए हम ओम्स लॉ का सिर्फ स्केलर फॉर्म पढ़ेंगे। आगे दूसरे वीडियो में वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे जहां पे उसका यूज है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों हमारा आता है फेमस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर को हम पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोग जानते भी हो, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आप कठिन से कठिन क्वेश्चन जो है आराम से कर लोगे। वो भी कैसे? क्योंकि बच्चों इसको पढ़ने के बाद आप ये देखिएगा स्पेशल केसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें लिखा है एडवांस, इसमें बेसिक होगा, इसमें एडवांस होगा। बच्चों, ये पढ़ने के बाद इसके बाद जो है आप जो है कॉम्प्लेक्स से दिखने वाले, ठीक है, बहुत से नेटवर्क होते हैं रेजिस्टेंस के जो काफी कॉम्प्लेक्स से दिखते हैं। ठीक है, वो होता है उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का जो नेटवर्क होता है और इनफाइनाइट नेटवर्क होता है और कॉमन पोटेंशियल मेथड होता है। बच्चों, अगर आपने ये मेथड देख लिया और सीख लिया तो आप जो है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में सक्सेसफुल हो जाओगे। और बच्चों जो है उसके बाद लास्ट में आएगा हमारा जो है यहां का हो सकता है 2 वीडियो बन जाए, क्योंकि ये कंसेप्ट लंबा है और क्वेश्चन करवाऊंगा तो हो सकता है यहाँ पे 2 वीडियो बन जाए। नहीं होता तो मैं 1 वीडियो में ही कवर करने की कोशिश करूंगा। बच्चों, लास्ट में आएगा हमारा कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री इन कैलकुलेटिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, एक हमारा सिमेट्री का कंसेप्ट होता है जो इसको यूज करके हम जो है कॉम्प्लेक्स से दिखने वाले नेटवर्क का जो है निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बच्चों पूरे सारे टॉपिक है जो हम रेजिस्टेंस के जो है टॉपिक पे कवर करेंगे। तो चलिए बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मेरे को ये चैनल बना करके दिया है मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने, जिसपे मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और इस चैनल का नाम उसने रखा हुआ है मेरे पिताश्री की पाठशाला। बच्चों, आजकल मेरी बेटी जो है घूमने गई हुई है, इसलिए सारी शूटिंग और सारा काम उसके बिना ही हो रहा है। जैसे ही वो आएगी जो है फिर उसके साथ शूटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों हेडिंग डालिए रेजिस्टेंस। ठीक है, हेडिंग डालिए रेजिस्टेंस। ठीक, रेजिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों रुकावट। ठीक है, किसी काम को करने जब हम चलते हैं तो हमें कोई ना कोई रुकावट आती, कोई ना कोई अड़चन आती है, तो उसी का नाम होता है रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, अब ज्यादा रुकावट आती है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और कम आती है तो कम होता है। अब बच्चों क्या होता है कि सपोज करिए कि हमारे पास देखिए इस तरीके से ये एक कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर है। कंडक्टर में क्या होता है कि हमारा जो है चार्ज फ्लो कर सकता है। ठीक है, चार्ज फ्लो करता है। तो कंडक्टर में बेसिकली हमारा फ्लो क्या करता है? कंडक्टर में जो बेसिकली हमारा फ्लो करता है वो बच्चों करता है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा जो है फ्लो करता है। ठीक, अब बच्चों क्या होता है, सपोज करिए ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन एक है, यहाँ पे ये दूसरा है, ठीक है, ये तीसरा है। इस तरीके से खूब ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो कि इस डायरेक्शन में हमारा जो है जा रहे हैं। यहां पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है।
अब बच्चों क्या होता है, होता यह है कि जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन आगे मूव करता है तो जो है ये जो हमारा जो है वहां पर मॉलिक्यूल्स होते हैं कंडक्टर के जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां से निकल रहा है, तो बच्चों उसमें जो है कोलाइड करते हैं। ठीक है, तो कोलाइड करने के कारण क्या होता है कि जिस स्पीड से ये आगे बढ़ रहे होते हैं उस पे आती है हमारी जो है बाधा, रुकावट, यानी ये उसको रजिस्ट करते हैं। ठीक है, रजिस्ट करते हैं। अब बच्चों ये कितना रेजिस्टेंस होता है इनके मूव करने पे ये डिपेंड करता है कि ये मटेरियल कैसा है, मटेरियल का शेप एंड साइज कैसा है। ठीक है, और रजिस्टिविटी हमारी मटेरियल की कैसी है। ठीक है, इतनी चीजों पे ये डिपेंड करता है। अब जो है आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, सपोज करिए कि आप जो है एक रोड पे जा रहे हैं। ठीक है, आप अपने आप को फ्री इलेक्ट्रॉन समझिए। ठीक है, आप हैं और लोग भी हैं, जितने लोग हैं वो लोग रोड पे चल रहे हैं, सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, हम रोड पे चल रहे हैं, रोड है थोड़ी चौड़ी, समझिएगा बात को समझिएगा। रोड है थोड़ी चौड़ी तो आप आराम से चले जाओगे पैदल पैदल ऐसे खटाखट खटा करके। फिर बच्चों आपने लिया टर्न लिया तो पहले जो चौड़ी रोड थी अब उससे थोड़ी सी कम हो गई। ठीक है, और सारे लोग जो पहले चल रहे थे वो सारे के सारे उसी में जो है चले गए। तो बच्चों पहले आप सब लोगों के बीच में जो है थोड़ी स्पेस ज्यादा थी, अब क्या हुआ कि स्पेस कम हो गई, लेकिन चल रहे हैं। तो अब जो आप आराम से चल रहे थे थोड़ा सा लिमिट में चलोगे। अब मान लिए उसी सड़क से जो है आप किसी गली में घुस गए और वहां भी सारे लोग जा रहे हैं, तो अब क्या होगा कि आपकी आपस में टक्कर, कभी कंधा लड़ेगा, कभी कोई किसी से लड़ेगा, और क्या होगा कि अब आप उतनी स्मूथली आगे नहीं जा पाओगे जितना पहले जा रहे थे, क्योंकि अब स्पेस हमारी जो है कम हो गई और जो है हमें चलने में दिक्कत हो रही है, हमें टक्कर हो रही है, हमें टाइम ज्यादा लगेगा, लोग घने घने हो गए, ये सब चीजें होती है। क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, जगह कम हुई, स्पेस हमारा कम हुआ, लेकिन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ पीपल जैसे कहें वो उतने ही रहे। तो स्पेस जितना कम होगा हमारा रेजिस्टेंस उतना बढ़ता चला जाएगा, और रास्ता जितना लंबा होगा बच्चों तो उतना देर तक हमको रेजिस्टेंस का जो है फील करना पड़ेगा, उसको जो है फेस करना पड़ेगा। तो बच्चों यही होता है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है आगे मूव करते हैं, अगर उनको रास्ता लंबा होता है तो ज्यादा देर तक रेजिस्टेंस को जो फेस करना पड़ता है। और बच्चों यदि जो है ये सपोज करिए इसी को हम थोड़ा सा पतला कर दे, कंडक्टर को हम पतला कर दे ऐसे करके, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये भी आराम से चल रहा था, अब इसको होगी तकलीफ चलने में। अब क्या हुआ, इसको जगह कम मिल रही है। ठीक है, जगह कम मिल रही है, तो मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस जो है सिंपल सा जो है शेप एंड साइज पे जो है डिपेंड करने लगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए जो है एक्सपेरिमेंट से जो मिला, रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट आप देखिए। जैसे होता क्या है, कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर अधिकतर जो है लेंथ में होता है, थोड़ा सा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। तो ऐसा देखा गया कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ के ऑफ कंडक्टर के, और बच्चों रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, अब देखिए सपोज करिए हम जो है इस तरीके से कंडक्टर बनाते हैं, ये देखिए ये हमारा कंडक्टर हो गया। ठीक है, अब बच्चों ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये हो गई इसकी लेंथ पूरी की पूरी। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज्यादा होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आराम से मूव करेंगे, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो उनको जगह कम मिलेगी, तो थोड़ा उनको रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, और जैसे जैसे लेंथ ज्यादा होगी तो वैसे उसको ज्यादा देर तक जो है फेस करना पड़ेगा। हमारा क्या फेस करना पड़ेगा, जो है रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बच्चों हमारा एक्सपेरिमेंट से निकला। ठीक है, अब बच्चों क्या हुआ, इसके बाद आया कि इसको दोनों को कंबाइन कर दें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, ये निकल के आया। और बच्चों यहाँ पे R निकल के आया, R इक्वल टू रो L/A। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से निकल के आया। और बच्चों यहां पर क्या है, रो जो है ये आया है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये आ गया।
ठीक है बच्चों। और जो है ये जो है इसको हम बोलते हैं रजिस्टिविटी। इसको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। ये हमारी रजिस्टिविटी कहलाती है। ये डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पे। ठीक है, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। ये जो है शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करती। जैसे हमारे पास कॉपर हो गया, उसकी रजिस्टिविटी अलग होगी। बच्चों एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जितने भी तरीके के कंडक्टर हैं उनका जो है मॉलिक्यूलर नेचर के हिसाब से उसकी रजिस्टिविटी अलग अलग होती है। और ये बच्चों रजिस्टिविटी जो होती है वो हमारी जो है शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करती। तो ये बच्चों हमारा बेसिक फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। ठीक है बच्चों, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। ठीक है बच्चों, अब देखिए मुझे थोड़ी सी एक बात करनी पड़ेगी, ओम्स लॉ की, हल्के से कर रहे हैं बच्चों। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला और होता है और वो होता है R = V/I। अभी मैं इसके बारे में आपसे ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं आपको हल्का सा इशारा बता रहा हूं कि ये हमारा होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब चलिए ये मैंने क्यों बताया उस पर बात करते हैं। बच्चों ये फार्मूला जो आया है ये आया है ओम्स लॉ से, जो कि मैं आपको 2-3 वीडियो के बाद पढ़ाऊंगा ओम्स लॉ से। ठीक है, अब बच्चों थोड़ी बात करते हैं हम उसकी जिसकी मैं हर वीडियो में बात करता हूं, और वो बच्चों होता है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन जिसको बच्चे भी हल्के में लेते हैं और टीचर भी पढ़ाते नहीं है। वो तो हो गया चैप्टर का पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। ठीक है, चैप्टर पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, और बच्चों यहां पर क्या है हम आ चुके हैं सेकेंड ईयर में। उसका तीसरा चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और मैंने आज तक यूनिट एंड डायमेंशन का जो है पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि इसका क्वेश्चन आएगा जरूर, आपको करना जरूर है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या है कि बड़े एग्जामिनेशन में कोई छोटे मोटे डायमेंशन थोड़ी पूछ जाते हैं। अब आपसे रेजिस्टेंस का डायमेंशन यदि पूछ लिया जाए तो जाहिर सी बात है कि आप अभी पढ़ जाओगे सोच में, नहीं बता पाओगे, मैं जानता हूं। और बच्चों यही सब पूछा जाता है बड़े एग्जामों में। ठीक है, बड़े एग्जामों में यही सब पूछा जाता है। तो बच्चों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, ओम साहब ने जो है ये फॉर्मूला डिराइव किया था, कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस दिया था हमको। इसलिए बच्चों जो है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है ओम। ठीक है, ये बात आप सबको पता है। ठीक, ये तो ओम साहब को ऑनर देने के लिए कहा गया है। लेकिन बच्चों जो क्वेश्चन आते हैं आईआईटी में खास तौर से, ठीक है, वो आते हैं घुमा करके। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये फार्मूला हमारा हो गया, ये फार्मूला हो गया बच्चों हमारा। देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। ये फार्मूला जो हो गया हमारा, ये हो गया V/I। ठीक है, तो बच्चों यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू यूनिट ऑफ V डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ करंट, ये भी होगा। ठीक है बच्चों, तो इस वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, करंट का जो है यूनिट होता है एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, ये भी यूनिट है रेजिस्टेंस की। आप सिर्फ ओम याद रखेंगे तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में अगर घुमा दिया गया, जैसे एनडीए का एग्जाम हुआ या आपका सीयूईटी का हो गया, बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, तो बच्चों हमारा हो जाएगा गलती, हम ओम करेंगे और जो है हो जाएगा गड़बड़। तो बच्चों क्या होगा कि वोल्ट पर एम्पियर भी जो है वो हमारी यूनिट है रेजिस्टेंस की। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, यहां से भी निकलता है, अभी मैं इसकी बात करूंगा। रजिस्टिविटी इसको बोलते हैं, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है फिर बात करूंगा। अब बच्चों आते हैं डायमेंशन पे। ठीक है, डायमेंशन पे आते हैं। ये फॉर्मूला लिखने का पर्पज ही था कि मैं आपको डायमेंशन बता सकूं किसका, रेजिस्टेंस का, किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं बात डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की। ठीक है, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब बच्चों निकालना है हमको डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मुझे याद नहीं है, सही बात बताऊं तो
लेकिन निकालूंगा R इक्वल टू V बाई आई, ये ओम्स लॉ से है, और अभी जो एक्सपेरिमेंट से मिला है हमको वो मिला है R इक्वल टू L बाई ए। ये दो फार्मूले हमको रेजिस्टेंस से मिले हैं। ठीक है बच्चों, हम जो है डायमेंशन निकालने में इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, डायमेंशन निकालने में इस फार्मूले का यूज करेंगे और फिर हम बेटा इस पे आएंगे। ठीक है बच्चों, तो डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, वो होगा डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ करंट। ठीक, करंट निकल यहां से भी सकता था, लेकिन ये इजी पड़ेगा, ऐसे ही आप करिएगा, इसलिए मैं दिखा रहा हूं। तो बच्चों V हमारा क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का जो बेसिक फॉर्मूला था वो था W बाई क्यू, वर्क पर यूनिट चार्ज, और बच्चों वर्क होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और अपॉन चार्ज। बस इसीलिए मैंने आपको डायमेंशन के अपने वीडियो में कहा था, फर्स्ट ईयर में जब आप थे, तो ये कहा था कि फोर्स की यूनिट, फोर्स की डायमेंशन याद रखिए, पूरी जो है फिजिक्स की डायमेंशन आपके हाथ में आ जाएगी। ठीक है, फोर्स का आप याद रखेंगे, पूरी फिजिक्स की डायमेंशन आपके हाथ में रहेगी। बच्चों देखिए, ये हो गया डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ V। अब बच्चों यहां से हम V का डायमेंशन निकाल करके यहां रख देंगे। तो बच्चों क्या होगा, इसका डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको V का, देखिए हम क्या करेंगे, फोर्स का डायमेंशन रखेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन रखेंगे, और फिर चार्ज का रखेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो बच्चों देखिए क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन जो होता है हमारा, ठीक है, फोर्स का जो डायमेंशन होता है, देखिए हम निकाल रहे हैं डायमेंशन ऑफ V इस तरीके से, वो होता है mLt की पावर -2। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा L, और बच्चों चार्ज का होता है, वो होता है, चार्ज का होता है IT। ठीक है, वो होगा हमारा AT, ऐसे लिख लीजिए, बस कहानी खत्म। तो पोटेंशियल का जो हमारा जो डायमेंशन आया वो आया mL की पावर 2, ठीक है, T की पावर -3 और A की पावर -1। ये बच्चों हमारा आ गया। ठीक है, ये बच्चों हमारा आ गया डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। इसको नोट कर लीजिए, मुझे याद नहीं, मैं जब भी करता हूं निकाल के ही करता हूं। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास देखिए इस तरीके से आ गया पोटेंशियल का डायमेंशन। देख लूं गलती तो नहीं है, फोर्स का हुआ mL² -2, और ये हो गया L, और Q हुआ AT, mL² T की पावर -3 हो गया, A की पावर -1। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, देखिए रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन आया बच्चों, वो हमें रखेंगे ऊपर, ये हो गया बच्चों mL²। ठीक है, mL², और बच्चों उसके बाद आया है हमारे पास T की पावर -3, A की पावर -1, ऐसे आ गया। और बच्चों यहां पर क्या हुआ, उसके बाद डायमेंशन ऑफ करंट, और करंट एम्पियर में रखते हैं, फंडामेंटल यूनिट है, तो बच्चों ये हमारी हो जाएगी इस तरीके से A। तो बच्चों रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन आएगा वो आ जाएगा mL² T की पावर -3, A की पावर -2। ये आ गया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से बच्चों हमारे पास आ गया। इसको आप जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप कर लीजिए नोट, और फिर हम यहां से बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हम यहां से बढ़ते हैं आगे। ठीक, तो बच्चों हम जरा इसको जो है साइड में लिख लेते हैं कहीं पे, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, यहां ऊपर मैं लिख लेता हूं इस तरीके से। ये आ गया mL की पावर 2, T की पावर -3, A की पावर -2। ये आया है हमारे पास डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा निकालने में, समझाने में मैंने थोड़ा ज्यादा दिया है। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं हम ओम्स लॉ से हट करके रेजिस्टेंस के दूसरे फार्मूले पे, और बच्चों उसमें एक हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म आया है, वो आया है रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, रेजिस्टिविटी जो है हमारा जो है टर्म आया है। अब रेजिस्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो रेजिस्टिविटी बच्चों कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। मतलब क्या होता है कि अलग अलग कंडक्टर हमारा जो है कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन को, वो इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये अलग अलग जो है कंडक्टर की अलग अलग होती है, अलग अलग फिजिकल कंडीशन में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी बात आ गई, अलग अलग फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। ठीक है, उसके वेरिएशन से रेजिस्टिविटी पे जो है हमारा फर्क पड़ता है, रेजिस्टेंस पे भी फर्क पड़ता है।
ठीक है बच्चों, तो इस वाले फार्मूले से देखिए हम क्या करते हैं, हम यहां पे निकालते हैं रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी देखिए हो गया रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये फार्मूला हो गया बच्चों, इसको हम बोलते हैं रजिस्टिविटी। ठीक है, रजिस्टिविटी, और ये हो गया बच्चों आर ए अपॉन एल। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आते हैं फिर वही बात जो हो सकता है आपको लग रही फालतू बात है, यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। जब एग्जामिनेशन में आ जाता है ना, तब आता है अरे यार ध्यान था, हमने किया था, भूल गए। ठीक है, पढ़ेंगे तो कुछ नहीं भूलेंगे। यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, तो बच्चों क्या होगा, वो होगा हमारा जो यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी होगा, वो होगा बच्चों हमारे पास, वो होगा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ एरिया एंड यूनिट ऑफ लेंथ। ये देखिए इस तरीके से होगा बच्चों। रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो है हमारा ओम, ठीक है, और करंट यूनिट ऑफ एरिया है वो है हमारा मीटर स्क्वायर, और लेंथ का जो यूनिट है ये है मीटर। तो बच्चों हमारे पास जो हो गया ये हो गया ओम मीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारा होता है यूनिट, इसका वो होता है यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ये होता है ओम मीटर। ठीक, ये हमारी इसकी यूनिट हो गई। अब बच्चों फिर वही बात, अब यूनिट के बाद हम क्या निकालते हैं, डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो बच्चों वो देखिए क्या हो जाएगा, हमारे पास सिंपल आ जाएगा डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इनटू डायमेंशन ऑफ एरिया, ऐसे लिख लेते हैं चलिए, और डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ लेंथ, ऐसे लिख लेते हैं। तो बच्चों रेजिस्टेंस का अभी हमने निकाला था, वो ऊपर लिखा, इसी के लिए मैंने लिखा था, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2, ये इस तरीके से आ गया बच्चों। ये हो गया एल की पावर 2 और डिवाइडेड बाई एल, ये आ गया बच्चों। तो हमारे पास आ जाएगा एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -2, ये हो गया बच्चों डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ऐसे ही निकलता है, ऐसे ही पूछा जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। पता होगा तो कर लेंगे, नहीं तो लगेगा कठिन। ठीक है, चलिए बच्चों, ये हमारी रेजिस्टिविटी की बात खत्म हो गई, रेजिस्टिविटी की यूनिट हो गई, रेजिस्टिविटी हो गई। अब बच्चों इसमें 2 टर्म और बचते हैं रेजिस्टेंस में, चलिए उसकी बात करते हैं और फिर जो है हम बात करेंगे आगे की। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमने आपको दो चीज बताई है। एक चीज बताई है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगा कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। चलिए बात करते हैं इसकी। तो बच्चों ये दोनों एक दूसरे के जो है अपोजिट होते हैं, रिवर्स होते हैं। जैसे जो है कंडक्टेंस होता है बच्चों हमारा, ठीक है, कंडक्टेंस जो होता है वो होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस, ये हमारा होता है कंडक्टेंस। और बच्चों जो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, कंडक्टिविटी जो होती है वो होती है हमारे पास 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बड़े नहीं आते, लेकिन जितना बता रहा हूं उसी पे क्वेश्चन आ जाता है बस हल्का फुल्का सा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं जी से, ये होता है 1 अपॉन आर, और यूनिट जो होता है बच्चों, यूनिट ऑफ जी वो होता है 1 अपॉन, इसका होता है ओम, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन ओम। तो बच्चों इसको कहते हैं ओम इनवर्स या कहते हैं मो, ऐसे नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, यूनिट ऑफ जी। अब बच्चों डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, डायमेंशन ऑफ जी, तो बच्चों देखिए सिंपल सी बात है कि 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ इसका, तो ये बच्चों एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, ये आया था। ठीक है बच्चों,
तो देखिए क्या हो गया, ये हो जाएगा m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 3 और a की पावर 2। ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी होता है सिग्मा और 1/ρ, इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और बच्चों अब बात करते हैं हम इसको यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो आ जाएगा 1/यूनिट ऑफ, ठीक है, इसकी यूनिट क्या आई थी? 1/ओम मीटर। तो बच्चों ये हो जाएगा ओम, ठीक है, ये हो जाएगा ओम इनवर्स या मीटर इनवर्स। इसको हम कह सकते हैं मो मीटर इनवर्स, ये कह सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों डायमेंशन ऑफ कंडक्टिविटी जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 1/डायमेंशन ऑफ जो है रेजिस्टिविटी। तो बच्चों देखिए क्या होगा, 1/, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था ml की पावर 3, ठीक है, t की पावर -3 और a की पावर -2, ये आया था बच्चों। तो हमारा डायमेंशन ऑफ कंडक्टिविटी आ जाएगा m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 3 और a की पावर 2। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो है ये हमारा हो गया पूरा कंसेप्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी का। ठीक है, डायमेंशन और यूनिट पे मेरा जोर फिजिक्स में जरूर रहता है, क्योंकि इससे हम यदि पीछा छुड़ाएंगे तो फिजिक्स हमारे लिए हो जाएगी कठिन। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, आपका हाथ सेट हो जाएगा, आप कोई चीज खेल लगने लगेगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों यहां पर आकर के हमारा जो है थ्योरी का पार्ट जितना आपके सिलेबस में है वो कंप्लीट होता है बच्चों। तो चलिए अब इसके करते हैं कुछ प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल। तो देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा जो है पहला क्वेश्चन है और ये काफी फेमस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा जो है बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम के कंसेप्ट पे। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन क्या है और फिर मैं इसका कंसेप्ट बताऊंगा और फिर मैं इसको करना बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्या हुआ, क्वेश्चन है ए कंडक्टर हैज रेजिस्टेंस आर, लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू डबल बाय स्ट्रेचिंग इट, देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर। मतलब क्या होता है, ये हमारे पास एक वायर है इस तरीके से, इसका जो है लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और रेजिस्टेंस बच्चों आर है। ठीक है, इसको हम खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच करके क्या करते हैं कि इसका जो है लेंथ हम कर देते हैं डबल। ठीक है, देखिए लेंथ हमने डबल कर दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस बच्चों हम सपोज कर लेते हैं कि आर डैश हो गया ना, ये हमें निकालना है। ये कैसे निकलेगा? ठीक है, इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आते हैं और बच्चों कभी लेंथ को डबल कर दिया, कभी 3 गुना कर दिया, कभी घटा दिया, ऐसे करके। बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज होती है, इसमें जो होता है वायर हो या कोई भी चीज हो, ठीक है, वायर है खास तौर से, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारा जो है वॉल्यूम जो होता है वायर का, वॉल्यूम जो होता है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, वो कंजर्व रहता है और बच्चों यही कंसेप्ट इसमें लगता है। किस तरीके से देखिए, ठीक है, हम इसको बिगाड़ रहे हैं, फिर इसको केसेस पे लगाएंगे और देखिएगा कितनी जल्दी क्वेश्चन होंगे। सपोज करिए हमारे पास पहला वायर था, इसका जो लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और रेजिस्टेंस आर है, इसको खींच के बढ़ा कर दिया गया। ठीक है, तो इसकी लेंथ हो गई एल डैश, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ए डैश और जो है रेजिस्टेंस हो गया आर डैश। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब बच्चों वॉल्यूम इसका कंजर्व है। ठीक है, वॉल्यूम नहीं बदलेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि हमने जो है एडिशनल तो उसमें कुछ जोड़ा नहीं है, हमने इसको खींच के या दबा करके जो है उसको किया है, जो है इसका जो है साइज चेंज कर दिया। तो बच्चों क्या होगा, वॉल्यूम जो हमारा पहले थे, वॉल्यूम वायर का क्या होगा, वो होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाई इंटू एन। ठीक है, एरिया इंटू लेंथ बराबर नया वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू नई वाली लेंथ, ये हो जाएगा। अब बच्चों जरा आप देखिए कि यहां पर आएगा एल डैश अपॉन एल इज इक्वल टू, ठीक है, एल डैश अपॉन एल इज इक्वल टू ए अपॉन ए डैश। ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। ये हमारी नई लेंथ हो गई, ये हमारी पुरानी लेंथ हो गई, ये हमारा नया एरिया हो गया, ये पुराना एरिया हो गया। बच्चों बस यही फैक्टर हमारा काम आता है।
अब बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन में जो हमको दे रखा है, इस क्वेश्चन में जो हमको दे रखा है कि नई वाली लेंथ जो है वो बच्चों हो जाती है 2l, डबल है, देखिए डबल लिखा है, डबल कर दिया हमने। तो बच्चों अब क्या होगा यहाँ पे, इसकी जगह जैसे l डैश अपॉन l इजकल टू a अपॉन a डैश हुआ, ये बच्चों हम इसको निकालेंगे तो l डैश की जगह हम क्या लिख देंगे 2l, तो हमने यहां लिख दिया 2l, तो l से l कट गया तो आ गया a अपॉन a डैश, जो आएगा यहां से वो आ गया a अपॉन a डैश, और वो बच्चों आ गया हमारा सिंपल था, वो हमारा आ गया 2, ठीक है 2। अब बच्चों यहां पर देखिए जो a डैश यानी कि नया क्रॉस सेक्शनल एरिया आया वो आया a/2। तो बच्चों क्या होता है, जब हम निकालते हैं नया एरिया, ठीक है, तो वो आ जाता है a/2, यानी लेंथ बढ़ने पे, लेंथ डबल होने पे हमारा जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया आधा हो गया। अब बच्चों देखिए ये हो गया इस तरीके से। अब बच्चों हम यहां पे लगाते हैं दूसरा कंसेप्ट, ठीक है, इसको जनरलाइज कर लेते हैं, इसको जनरलाइज कर लेते हैं। हुआ क्या, लेंथ को हम इंक्रीज करके बढ़ा देते हैं n टाइम्स। अब n ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है और हमारा जो है फुल मतलब हमारा इंटीजर भी हो सकता है। तो बच्चों हमारा एरिया हो जाएगा नया वाला, वो हो जाएगा a अपॉन n टाइम्स, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब बच्चों क्या हुआ, देखिए रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है रो l बाई ए, और नए वाले रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा रो l डैश बाई ए डैश। अब हम क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो बच्चों आ जाएगा r डिवाइडेड बाई r डैश इजकल टू रो l अपॉन ए डिवाइडेड बाई रो l डैश अपॉन ए डैश। बच्चों ये हो गया साफ, यहां क्या बचा, देखिए बचा l बाई ए इंटू ए डैश अपॉन एल डैश, ठीक है, इस तरीके से आप इसको देखिए, है। अब देखिए बच्चों यहां पे क्या आ रहा है, l अपॉन एल डैश आ रहा है, l अपॉन एल डैश इंटू, नहीं ये हो गया हमारा l अपॉन एल डैश इंटू ए डैश अपॉन ए, और ये किसके बराबर है बच्चों, ये है हमारा r अपॉन r डैश, ठीक बच्चों। अब देखिए हम यहां से r डैश निकालेंगे, ठीक है, तो r डैश जो आएगा r डैश बाई r, वो आ जाएगा सिंपल सा, यहां पे आएगा वो आएगा l डैश अपॉन l इंटू a अपॉन a डैश, ये दिख जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक। अब बच्चों आप जरा ध्यान दीजिए, यहां पर अगर हम इसको देखें तो यहां से हमको मिल रहा है l डैश अपॉन l, वो मिल रहा है n, देख लीजिए ध्यान से, और बच्चों यहां से हमको मिल रहा है a अपॉन a डैश, वो मिल रहा है n, ठीक। तो मतलब क्या हुआ, यहां पे हो जा रहा है r डैश अपॉन r इक्वल टू n, ये देखिए ये, और a अपॉन a डैश ये तो आ गया n। तो बच्चों यहां से आ रहा है r डैश इक्वल टू n स्क्वायर r, ये बच्चों हमको एक जनरल फॉर्मूला मिल जाता है उस केस में जब हम किसी कंडक्टर को जो है वॉल्यूम कंजर्व रहते हुए जो है उसके शेप को बदल देते हैं, ठीक है, उसके शेप को बदलते हैं, उसका डायमीटर चेंज कर देते हैं, रेडियस चेंज कर देते हैं, या उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर देते हैं, उसको स्ट्रेच कर देते हैं, उसको कंप्रेस कर देते हैं, सारा हमारा जो है इस फार्मूले से निकल आएगा, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखिए बच्चों इसको हम यूज कैसे करते हैं उसको देखिए। अब इसी क्वेश्चन में इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, हमारा जो है सब इजी हो जाएगा। देखिए बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो है नई लेंथ l डैश वो है 2l, और इनिशियल तो l है, तो बच्चों l अपॉन l डैश क्या हो जाएगा 2l अपॉन l, इसकी वैल्यू आई 2, बच्चों l अपॉन l हो गया 2, यानी n की वैल्यू हो गई 2। नया रेजिस्टेंस बच्चों हो जाएगा r डैश इक्वल टू n स्क्वायर बाई r, तो बच्चों ये r आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2 स्क्वायर इंटू r, तो बच्चों नया रेजिस्टेंस हो गया बच्चों 4 गुना, वो हो गया हमारा 4r। इस तरीके से इसका आ गया आंसर, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब बच्चों इसी में अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसी में अगला क्वेश्चन बनता है, देख लीजिए बस, इसी में क्वेश्चन ये बनता है कि हमने जो है किसी कंडक्टर की लेंथ को हाफ कर दिया, तो हमारा नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ठीक है, लेंथ को हाफ कर दिया
तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जैसे ये हुआ कंप्रेस करके उसको हाफ कर दिया, जैसे कि पहले L था, लेंथ थी L, बाद में नई लेंथ हो गई बच्चों जो है L/2, बाद में लेंथ हो गई हमारी L/2, तो बच्चों L अपॉन L डैश हो जाएगा सिंपल सा 1/2, ठीक है, ये आ गया, यानी N की वैल्यू हो गई 1/2। तो नए वायर का जो रेजिस्टेंस आएगा वो सिंपल आ जाएगा R डैश इक्वल टू N²/R, यानी N हो गया बच्चों इस तरीके से और ये आ गया R, तो ये आ गया बच्चों, तो हमारा नया रेजिस्टेंस हो गया R/4। ठीक है बच्चों, ये देखिए कभी 3 गुना कर देगा, कभी 1/3 कर देगा, कभी कुछ कर देगा। बच्चों इस फार्मूले से हमको तब क्वेश्चन करने में आसानी होती है जब n की वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में दी होती है, ठीक है, फ्रैक्शन में दी होती है। जैसे एक क्वेश्चन आया था, इफ लेंथ ऑफ ए वायर इंक्रीज्ड बाई, ठीक है, इंक्रीज्ड बाई 10%, ठीक है, देन how much its resistance increase और डिक्रीज, ये हमें नहीं पता क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, फाइंड इन परसेंटेज में निकाल लिया। ये बच्चों क्वेश्चन आया। अब देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ा टिपिकल लगता है, लेकिन इसी फार्मूले से बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए हमने सबसे पहले सपोज कर दिया कि हमारा जो रेजिस्टेंस पुराना वाला R है, लेंथ L है, और बच्चों हमारी क्या हो गई, लेंथ L है, और बच्चों क्या हो गया, A क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। अब बच्चों लेंथ हमने 10% इंक्रीज कर दी, तो L डैश जो है वो हमारा हो जाएगा 1.1 इंटू L, ये हमारे पास सिंपल सी बात है, ये 10% इंक्रीज हो गया। ठीक, अब देखिए क्या हुआ कि हमारा आ गया L अपॉन L, वो आ गया 1.1, यानी N की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, N की वैल्यू हो गई हमारी 1.1, ठीक, N की वैल्यू हो गई हमारी 1.1। अब बच्चों हमको निकालना है परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। अब देखते हैं हमारा बढ़ता है या घटता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए फार्मूला लगाएंगे हम, R डैश इक्वल टू N स्क्वायर इंटू R, N की वैल्यू आई है 1.1 और स्क्वायर स्क्वायर गया R, ये आ गया 1.21 इंटू R, ये आ गया R डैश, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, हमारा ये इंक्रीज हो रहा है, 1 आकर के आ रहा है, और कितना इंक्रीज हो रहा है बच्चों, बड़े आराम से निकाल लेंगे इसको। तो देखिए हमारा R डैश आ गया 1.R, तो परसेंटेज निकालना, वैसे तो साफ साफ दिख रहा है 21% हमारा इंक्रीज हो गया, लेकिन चलिए फिर भी कर लेते हैं। हमारा परसेंटेज आएगा डेल्टा R इंटू 100, ये आएगा, यानी R डैश माइनस R अपॉन R इंटू 100। बच्चों ये आया है हमारा 1.21 R माइनस R डिवाइडेड बाई R इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 21%, ठीक है, 21% इंक्रीज हो जाएगा हमारा जो है ये रेजिस्टेंस, यदि हम 10% जो है बढ़ा देते हैं वायर की लेंथ। अब बच्चों यहां पर कोई भी आपको उटपटांग सी भी फिगर दी हो तो भी आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कहा गया आपसे कि हमने जो है लेंथ को डिक्रीज कर दिया, हटाइए, हमने लेंथ को डिक्रीज कर दिया, कितने परसेंट से डिक्रीज कर दिया बच्चों, सपोज करिए हमने लेंथ को डिक्रीज कर दिया 12% से, ठीक है, 12% से हमने लेंथ को डिक्रीज कर दिया। अब रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, कितना होगा नया वाला, और उसमें कितने परसेंटेज इंक्रीज होगा। तो देखिए कितना आसान है, L को सपोज किया हमने, L है बच्चों, L डैश हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, 12%। तो बच्चों L का जो 12% होगा वो होगा बच्चों 0.12L, इसको L में से हमने घटा दिया, इतना डिक्रीज हो गया, तो ये आ गया ये हमारा 0.88L, नया वाला L डैश आ गया, ठीक है बच्चों। देखिए क्या हुआ, L डैश अपॉन L ये आ गया 0.88, यही N की वैल्यू हो गई 0.88,
ठीक है बच्चों, अब नया रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो नया रेजिस्टेंस होगा ये इस तरीके से। ठीक, अब देखिए इसकी वैल्यू हम रखेंगे 0.88 का स्क्वायर इंटू आर, ये आ गया आर डैश। इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 88 का जो स्क्वायर आएगा वो मैं यहां निकाल देता हूं। 64 64 और 128, तो आ गया 4 4 6 7 और ये आ गया हमारा 7। ठीक है, तो बच्चों हमारा ये आएगा यहां पर 0.7744 इंटू आर, नया वाला आर डैश कितना आ गया बच्चों। ये देखिए हमारा जो है डिक्रीज कर गया। ठीक है, डिक्रीज कर गया। और बच्चों यहां से परसेंटेज का कंसेप्ट लगाएंगे तो हमारा जो डिक्रीज करके हो रहा है वो हमारा 74.44 आ रहा है, यानी डिक्रीज होगा बच्चों हमारा, वो हम घटाएंगे 100 में से जो है घटा देंगे 74.44, तो हमारा डिक्रीज इन आर होगा। ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज इन आर, रेजिस्टेंस हमारा जो डिक्रीज होगा वो बच्चों हो जाएगा 78 घटाते तो आता 22, अब आ जाएगा 21/56%। इतना हमारा जो है डिक्रीज कर जाएगा बच्चों। यहां से यहां तक मैथमेटिक्स है परसेंटेज निकालने की, बाकी इधर फिजिक्स है। ठीक है, तो परसेंटेज कितना डिक्रीज हुआ ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप लोग को मैथ बहुत अच्छी आती है। तो 21.56% हमारा जो है रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा अगर हम 12% उसकी जो है लेंथ डिक्रीज कर देते हैं। तो बच्चों इस फॉर्मूले का यूज करके हम टिपिकल सा दिखने वाला क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ एक फॉर्म क्वेश्चन का। अब बच्चों चलिए दूसरे तरीके का क्वेश्चन करते हैं। बच्चों सपोज करिए कि हमारे पास एक क्यूबाइड है। ठीक है, क्यूबाइड है और बड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, क्यूबाइड है तो हमारा जो है हमको निकालना है क्यूबाइड के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस निकालना है 3 तरीके से। देखिए ये हमारा हो गया इस तरीके से एक क्यूबाइड। ठीक है, अब देखिए इसके जो डायमेंशन है वो ए है, ये बी है, ये सी है, ऐसे आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमको क्या निकालना है, हमको 3 बार रेजिस्टेंस निकालना है। ये हमारे पास कंडक्टर है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास कंडक्टर इस तरीके से। पहली बार रेजिस्टेंस निकालना है जब हमारा करंट इधर से जाकर के इधर निकलना है। अब रेजिस्टेंस निकालना है, इसको हम R1 लेते हैं। बच्चों देखिए R1 हो जाएगा हमारा ρL/A, हमको दे रखा है इसका जो है कंडक्टिविटी जो है वो हमारी रो है। तो बच्चों देखिए आएगा पहली बार रो। L देखिए कितना है, L जो है ये लेंथ होगी, करंट यहां से यहां जा रहा है, और ये बच्चों कितना है हमारा C है। ठीक है, तो ये हो गया C। क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों ये वाला होगा, ये वाला क्रॉस सेक्शन लेंगे, ये होगा A क्रॉस B। तो बच्चों आ गया हमारे पास A इंटू B, तो ये पहली बार हमारा होगा। अब बच्चों करंट का डायरेक्शन कर देते हैं चेंज। ठीक है, करंट का डायरेक्शन हो गया हमारा चेंज। अब हमारा करंट इधर आ रहा है, ऐसे आकर के नीचे से निकल जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब हमें इसके अक्रॉस निकालना है इसका रेजिस्टेंस, इसको हम मान लेते हैं R2। तो बच्चों R2 होगा हमारा ρL/A, इस तरीके से होगा। तो रो देखिए हमारा कितना है, रो तो रो है। अब L देखिए कितना होगा, L ये डायमेंशन आएगी क्योंकि करंट इतनी दूरी तय कर रहा है, तो ये है हमारा A, तो हमने लिख दिया यहाँ पे A। क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा होगा, क्रॉस सेक्शन ये वाला होगा एरिया। ठीक है, तो ये होगा B इंटू C, तो इसकी वैल्यू होगी B इंटू C। तीसरी कंडीशन बदलेगी। ठीक है बच्चों, अब हमारा करंट जो है, ठीक है, करंट जो है पीछे वाले इस वाले सरफेस से निकल के इधर आ रहा है, पीछे वाले सरफेस से इंटर कर रहा है ऐसे। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखिए करंट पीछे से आ रहा है तो हमारा डिस्टेंस कितनी तय करेगा, ये वाला करेगा। तो बच्चों R3 भी निकालेंगे ρL/A। ठीक है, अब हमको निकालना है इसका, तो पीछे से आके आगे की ओर निकल जा रहा है, तो बच्चों लेंथ हमारी कितनी तय हो रही है, इतनी तय हो रही है। तो ये हो गई हमारी ρB अपॉन एरिया कौन सा होगा, एरिया ये फ्रंट वाला होगा। इसकी दूरी कितनी है, A इंटू C। तो बच्चों ये हो गया हमारा A इंटू C। ठीक है, इस तरीके से हमारा देखिए अलग अलग तीनों बार जो है रेजिस्टेंस आया हमारा, ये जो है अलग अलग तीनों बार रेजिस्टेंस आया हमारा, जो क्या कहते हैं R2 ये हो गया, ये इस तरीके से आ गया, ये इस तरीके से आ गया, ये 3 बार आ गया।
अब बच्चों देखिए क्या होता है, कभी कभी इसमें जैसे हमने एबीसी लिख दिया, यहाँ कुछ डायमेंशन दिया होगा 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, फिर इसका रेशियो पूछ लेता है या पूछ लेता है कितने टाइम्स होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके से ठीक है बच्चों। अब चलिए बच्चों कुछ करते हैं, इसमें जो है क्वेश्चंस अलग जाएंगे। अब देखिए हम कंडक्टर का साइज बदलेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और देखिए किस तरीके से हमारे जो है कंसेप्ट बदलता जाएगा। हमको देखना क्या है, हमको क्या देखना है कि करंट हमारा किधर से किधर जा रहा है। करंट जहां से इंटर कर रहा है और जहां से निकल रहा है वो डिस्टेंस हमारी एल कहलाती है, बाकी एरिया हम कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, अब हमारे पास देखिए कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट है। ये हमारे पास ये एक हो गया, हॉलो सिलेंडर है लेकिन थोड़ा सा उसकी थिकनेस ज्यादा है। ये देखिए ये हमारे पास ऐसे हो गया, ठीक है, ये देखिए ऐसे हो गया, ठीक, ठीक है। ये पोर्शन जो है ये हमारा हॉलो है, यहां पे कुछ नहीं है अंदर, ठीक है। और बच्चों इसके क्रॉस करंट इधर से उधर जा रहा है, ये हमको देखना है। तो देखिए क्या होगा, ये हमारा एरिया होगा, इस एरिया से हमारा करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस एरिया से हमारा करंट पास हो रहा है, अंदर से कोई करंट उधर पास नहीं होगा क्योंकि वहां पे हमारा कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमको फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है कि हमारा इस जो है ऑब्जेक्ट का जो है क्या होगा रेजिस्टेंस, अगर इसकी जो लेंथ है वो एल है, इनर वाला एरिया जो है इनर रेडियस जो है हमारा, ठीक है, इनर रेडियस है वो R1 है, और आउटर रेडियस जो है बच्चों वो हमारा R2 है, ऐसा हमको दे रखा है, और रेजिस्टिविटी इसकी वो है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर वो क्या होगा, वो होगा बच्चों पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, ये होगा। तो आ गया हमारा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका रेजिस्टेंस जो निकलेगा वो होगा R रो L बाई ए, ये आ गया बच्चों। तो कुछ नहीं, रो हमको दे रखा है, L इसकी लेंथ हो गई, और एरिया ये लिख देंगे पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये आ गया इस तरीके से इसका रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब बच्चों इसमें क्या हुआ कि करंट हमारा जो है यहां से ऐसे जा रहा था और इधर से ऐसे निकल रहा था, ठीक है। यहां पे ये हुआ तो करना आसान था। अब देखिए यहां पे कहानी नहीं होती है, इसी सिस्टम में कहानी हमारी नहीं होती। मैं फिगर दूसरा बनाता हूं कि अब हमारा करंट का डायरेक्शन जो है बदल जाता है, ठीक है। क्या होता है कि करंट का डायरेक्शन हमारा बदल जाता है, और फिर हमको देखना होगा कि वो हमारा किस तरीके से होता। क्या है कि हमारे पास देखिए ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, यही वाला ऑब्जेक्ट है, हॉलो सिलेंडर टाइप का ये ऑब्जेक्ट है, और देखिए ये हमारा इसका ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरीके से, ठीक है। और यही है अंदर एक हमारा हॉलो सेक्शन इसमें बना हुआ है, ठीक, ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए क्या होता है कि यहां पर जो है ऐसे लिख लीजिए सब, इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो है रो, रेजिस्टिविटी वो रो है, इनर रेडियस जो है वो है R1, आउटर रेडियस है वो है हमारी R2, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। लेकिन करंट का जो डायरेक्शन है बच्चों वो क्या है कि करंट हमारा इधर से इंटर होकर के इधर की ओर निकल रहा है, ठीक है। और देखिए इधर से इंटर होकर के इधर की ओर निकल रहा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट आप हॉलो सा पाइप टाइप का जो है इमेजिन कीजिए, तो उसमें कुछ ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि करंट इनर सरफेस से जो बाहर सरफेस की ओर चारों तरफ निकल रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ये हमसे कहा गया, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर हमको सोचना पड़ेगा
देखिए करंट जहां से जहां तक जाता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है एल, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है दोनों साइड का, इनर एंड आउटर साइड का, वो हमारा काम करता है ए। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि हमारा इनर सरफेस से आउटर सरफेस पे निकल रहा है करंट, तो हमारा एल का काम तो ये करेगा, ठीक है, और ए क्या करेगा, अंदर का जो एरिया है वो इनर सरफेस हो गया और बाहर का जो एरिया है आउटर सरफेस हो गया। बच्चों यहां कहानी ये हो रही है कि हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं हो रहा था। जैसे हम यहां से इस तरीके से एक करंट जो है ऐसे डाल रहे थे और इधर निकाल दे रहे थे, हमारा सरफेस एरिया यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज नहीं हो रहा था। इसमें क्या हुआ, इमेजिनेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। इमेजिनेशन के लिए अंदर से करंट बाहर की ओर जा रहा है, तो अंदर का एरिया कम है और बाहर का एरिया ज्यादा है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा इंक्रीज कर रहा है। अब हम करें तो करें क्या, एरिया इंक्रीज जब कर रहा है बच्चों, ठीक है, एरिया देखिए दो प्रॉब्लम है यहाँ पे प्रॉब्लम पहली तो ये है कि एरिया इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। चलिए फिर से हम बनाते हैं इसको, ठीक है। एक तो देखिए ये ऐसे आ गया, ठीक है, यहां से करंट क्या गया, ये एल हमारा जो है फिक्स है एक ही साइड में, ए इधर हो गया, एरिया हमारा फिक्स है और एल भी हमारा देखिए फिक्स है। तो हम यहाँ पे लिखते थे आर इक्वल टू रो एल बाई ए, जो भी वैल्यू आ रही थी जैसा भी शेप था कर दे रहे थे। अब देखिए क्या हुआ, यहां पर एल भी बड़ा अजीब टाइप का है, ठीक है, एल भी अजीब टाइप का है। एल में क्या हो रहा है कि हम यदि लें तो R2 माइनस R1 इधर हो रहा है, R2 माइनस R1 इधर हो रहा है, चारों तरफ से हमारा करंट निकल रहा है, ठीक है, अंदर से करंट आकर के चारों तरफ से हमारा करंट निकल रहा है। तो अब हम एल को भी किस तरीके से लें, ये भी एक प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो आप लोग तो फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तमाम चीजें पढ़ के आए हो। तो ऐसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमारे पास क्या एक ही हथियार है और उस हथियार का नाम है हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहां पर करेंगे एक एलिमेंटल सिलेंडर लेंगे। देखिए हमने क्या किया कि यहां से सेंटर से आर डिस्टेंस की दूर पे हमने यहां पर इस तरीके से एक एलिमेंटल सिलेंडर यहां ले लिया, ठीक है, और उसकी थिकनेस हमने सपोज कर ली कि वो है हमारी जो है dr, ठीक है। देखिए यहां से ऐसे एक हल्की सी dr थिकनेस की हमने क्या की, यहाँ पे इसकी थिकनेस हुई dr एक इस तरीके से, और बच्चों रेडियस हुआ r, इस तरीके से हमने एक ले ली यहां पर जो है एलिमेंटल सिलेंडर। और बच्चों इसका जो है रेजिस्टेंस सपोज किया कि वो हमारा है dr, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम फार्मूला लगाएंगे R इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। तो देखिए रेजिस्टेंस है हमारा dr, रेजिस्टिविटी है रो। अब देखिए थिकनेस एल क्या होगा, थिकनेस, करंट इधर से आके इधर निकल रहा है, इतनी डिस्टेंस ही हमारा क्या तय कर रहा है, वो तय कर रहा है करंट। तो बच्चों ये हमारा एल का काम करेगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी dr। अब आते हैं ए क्या है बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया। dr बहुत कम है, बहुत माइन्यूट है, इसलिए इनर एंड आउटर एरिया में ज्यादा जो है फर्क नहीं होगा, ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं। फिर बच्चों क्या होता है यहाँ पर कि हमारा जो एरिया आएगा वो देखिए आएगा 2 पाई r इंटू एल, ठीक है। जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 2 पाई r इंटू एल, सिलेंडर का सरफेस एरिया ऐसे निकलता है, तो आ गया 2 पाई r इंटू एल, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है। ये जो है हमारा जो है एलिमेंटल सिलेंडर का जो है आया रेजिस्टेंस। अब बच्चों ये R हमारा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, अंदर R1 से लेकर के R2 तक, ठीक है। तो हम जो पूरे सिलेंडर का जो है सरफेस वो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको कर देंगे इंटीग्रेट, ठीक है, और हम निकाल लेंगे रेजिस्टेंस। तो R आएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dr, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रो dr अपॉन 2 पाई r l, ये देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है। देखिए जब हमारा R था R1 तब रेजिस्टेंस था 0, जब हमारा R हो गया R2 रेजिस्टेंस हो गया बच्चों कैपिटल R। बच्चों यहाँ पे आ गया R माइनस 0, ये आ गया, और इधर देखिए जो हमारा कांस्टेंट पार्ट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा R
2 पाई एल और अंदर आ जाएगा आर इंटीग्रेशन ऑफ डी आर R1 से लेकर के R2 तक। इस तरीके से हो गया, ठीक है। और बच्चों देखिए आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रो बाई 2 पाई एल और ये आ जाएगा ln, ठीक है, ln r और ये आ गया हमारे पास R1 से R, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों क्या हुआ, इसको हम फाइनल करके इसका फाइनल आंसर निकाल देते हैं बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, r इक्वल टू आ गया रो डिवाइडेड बाई 2 पाई एल, ठीक है, ln R2 माइनस ln R1 ये आ गया बच्चों। तो रेजिस्टेंस आया इस सिलेंडर का वो आया रो 2 पाई एल ln R2 डिवाइडेड बाई R1। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से, ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये हमारा। अब बच्चों मैं इसी तरीके का सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करा रहा हूं जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। और इसमें हम जो है ऑब्जेक्ट जो है सिलेंडर था उसमें मैं कर दे रहा हूं स्फीयर, ठीक है, स्फीयर कर दे रहा हूं। उसको नोट कर लीजिए, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है बच्चों। अब देखिए अगला जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो हमारा स्फीयर है, ठीक है। ये ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है, आपका जो है कंसेप्ट पूरा जो है क्लियर होना चाहिए, सरफेस एरिया इंटीग्रेशन वगैरह का, तब आप कर पाओगे इसको। देखिए क्या हुआ, ये हमारा इस तरीके से एक है स्फीयर और ये अंदर से हालो है, देखिए इस तरीके से ये हालो स्फीयर है, ठीक है। ये देखिए इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है बच्चों R2। हमारा क्या होता है, करंट यहां से चल करके यहां को निकलता है, ठीक है। और बच्चों ये स्फीयर है, 3 डायमेंशनल फिगर है। तो हमसे ये कहा गया है कि फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्फीयर if the resistivity of its material is rho। बच्चों कहानी यहां पर फिर ऐसे है कि करंट हमारा इनर सरफेस से बाहर सरफेस की ओर आ रहा है और बच्चों जो हमारा जो रेजिस्टेंस का फार्मूला है वो रो एल बाई ए, तो हम यहाँ एल कितना ले, ए कितना ले। तो बच्चों देखिए क्या होगा, एल हमारा ये होगा, ये डिस्टेंस होगी एल हमारी, ठीक है, एल हमारी ए होगी, यानी ये हो गया R2 माइनस R1। चलिए ये तो हमको दिख गया बच्चों। सरफेस एरिया यहां भी देखिए, अंदर इतना था बाहर इतना है, ठीक है, तो वैसे होगा, अंदर छोटा था बाहर इतना है, सरफेस एरिया यहां भी बढ़ रहा है। तो बच्चों इसको भी सॉल्व करने के लिए हम फिर वही इंटीग्रेशन का मेथड लेंगे। हम क्या करेंगे कि एक यहां पर इस तरीके से एक एलिमेंटल जो है सिर्फ स्फीयर ले लेंगे, ठीक है, जिसकी थिकनेस होगी बच्चों हमारी dr और जो है रेडियस होगा r, ठीक है। तो बच्चों उसका जो है हम रेजिस्टेंस सपोज करेंगे dr इस तरीके से और वो हो जाएगा रो dr अपॉन जो हमने एलिमेंटल स्फीयर लिया उसका जो है रेडियस r है, तो उसका जो हो जाएगा सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर ऐसे, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको हम लिखेंगे तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे रो अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ dr अपॉन r स्क्वायर, ये आ गया dr। बच्चों हमको पूरे स्फीयर के थ्रू निकालना है रेजिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, वो हमारा इंटीग्रेशन से आएगा और वो आ जाएगा r इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dr और वो आएगा बच्चों हमारा रो बाई 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ dr डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यहाँ इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है, ये आ गया ऐसे। बच्चों जब हमारा रेडियस R1 है तब रेजिस्टेंस 0, जब रेडियस R2 तब रेजिस्टेंस कैपिटल R, ऐसा हमने सपोज कर लिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होगा, यहां पर हो गया इसका इंटीग्रेशन R 0 से 1, 0 से R और ये आया रो अपॉन 4 पाई और इसका इंटीग्रेशन आएगा 1 अपॉन R और ये आ जाएगा R1 से R, ठीक। अब देखिए बच्चों इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा R इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई 4 पाई और ये आ जाएगा -1 बाई R2 प्लस 1 बाई R1, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी रो डिवाइडेड बाई 4 पाई और जो उसको जब सॉल्व करेंगे फाइनली तो हमारा आएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, ये आ गया, ये हो गया कैपिटल। ये देखिए इस तरीके से इसका आंसर आ गया बच्चों। वो सिलेंडर था, यहाँ पे मैंने स्फीयर पे करा दिया। अब बच्चों इसके बाद एक और क्वेश्चन है
वो बच्चों होता है हमारा फलक्रम का, इसको नोट कर लीजिएगा। फलक्रम का क्वेश्चन होता है, हम उसको भी करते हैं और देखते हैं कि हमारा वो क्वेश्चन किस तरीके से होगा। ठीक, फलक्रम क्या होता है बच्चों? फलक्रम कोन से निकाला हुआ है, यदि कोन के टॉप को हम कट कर दें तो जो बचा हुआ का फलक्रम होता है। देखिए कुछ इस तरीके का हमारे पास सेक्शन है, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास एक जो है इस तरीके से ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये और बच्चों ये, ठीक, ठीक। इधर का रेडियस बच्चों है R1, ठीक है, इधर का रेडियस है R1, इधर लिख देते हैं, और इधर का रेडियस है बच्चों R2, ठीक है। करंट हमारा यहां से ऐसे पास हो रहा है, इधर की ओर निकल रहा है, लेंथ है इसकी L और रेजिस्टिविटी है रो, तो हमारा इसका रेजिस्टेंस क्या होगा ये हमें निकालना है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर भी कहानी यही है कि हमारा जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा इंक्रीज कर रहा है। हो क्या रहा है, जैसे मान लीजिए हम लगाए R इक्वल टू रो L बाई ए, ये हम करें तो बच्चों देखिए R का रो हमें पता है, L पता है, ए में कहानी फंस रही है कि हम ये रखें कि ये रखें, बराबर होता तो रख देते हैं, ये रखें कि ये रखें, ये हमारी कहानी फंस रही है, हम रखें तो रखें कैसे, कॉन्टिन्यूअसली उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है। तो बच्चों फिर यहां पे वही काम करेंगे, जैसे करंट यहां से यहां चला, थोड़ा सा रेजिस्टेंस और कम या ज्यादा हुआ, यहां से मतलब बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फिर हम इंटीग्रेशन के मेथड का सहारा लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे होगा ये, हमने क्या किया, इसको यहां पे हमने इस तरीके से पॉइंट माना, ओरिजिन माना, और यहां से जो है बच्चों इसको जैसे ज्वाइन कर दिया, चलिए तो कोई बात नहीं हुई। अब यहां से x डिस्टेंस पे, यहां से हमने एक डिस्टेंस पे एक बच्चों यहां से एक डिस्क इस तरीके से काट ली, ठीक है, इस तरीके से एक डिस्क हमने यहां से ऐसे काट ली, एलिमेंटल डिस्क हमने यहां पे इस तरीके से काट ली, ठीक है, ये डिस्क कट गई। अब बच्चों यहां से डिस्टेंस है इसकी x और बच्चों इसकी थिकनेस है हमारी dx, ठीक है, और रेडियस है इस डिस्क का वो है बच्चों r, तो एरिया इस डिस्क का बच्चों आएगा, वो आ जाएगा हमारा जो है 2 पाई r, सॉरी डिस्क है तो एरिया आएगा हमारा पाई r स्क्वायर। ये देखिए बच्चों हमारे पास इस तरीके से हमको मिल गया सिस्टम, ठीक, ये हमारा आ गया एरिया पाई r स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमने सपोज किया कि इस छोटे से जो है डिस्क का जो रेजिस्टेंस है वो है dr, ठीक है, तो हमने यहां इस फार्मूले को लगाते हुए कहा dr इक्वल टू रो L हो गया बच्चों हमारा dx और नीचे हो गया पाई r स्क्वायर, इस तरीके से आ गया, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हमारे पास यहां पर दो वेरिएबल है, एक तो देखिए x है और दूसरा r है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं r बढ़ता जा रहा है, ठीक है, मतलब जिस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से r बढ़ रहा है। तो बच्चों हमारा r और dx दोनों में हम कोई रिलेशन निकाल लें तो हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा चलो कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या किया, यहां से एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ऐसे खींची ऐसे, और बच्चों यहां एंगल बनाया थीटा, ठीक है, तो यहां से यहां तक आप देखिए इस तरीके से, तो बच्चों tan थीटा जो होगा वो होगा R2 माइनस R1 अपॉन L, ये होगा, ये देखिए ये डिस्टेंस होगी R2 माइनस R1, ये हो गया हमारे पास R2 माइनस R1, और ये डिस्टेंस L है तो हमने लिख दिया यहाँ पे R2 माइनस R1। अब बच्चों देखिए यहां पर देखते हैं इस जगह पे, ये ट्रायंगल ऐसे बना, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, देखिए यहां पर भी हम tan थीटा निकाल सकते हैं, तो tan थीटा बच्चों यहाँ पे हो गई R माइनस R1 अपॉन x, ऐसे हो गया R माइनस R1 अपॉन x, ये आ गया। एक बार हमने इस वाले ट्रायंगल को लिया, दूसरी बार इस वाले ट्रायंगल को लिया, हमारे पास ये आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होगा, ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा है, तो ये दोनों हो जाएंगे बराबर,
तो क्या हुआ R2 माइनस R1 अपॉन L इक्वल टू R माइनस R1 अपॉन R माइनस R1 अपॉन X। देखिए इस तरीके से ये हो गया। ठीक, देख रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, यहां पर X भी है R भी है, यहां पे एक रिलेशन मिलने की पॉसिबिलिटीज हमारी बन रही है। ठीक, तो बच्चों देखिए क्या होगा, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो जो x की जो वैल्यू आ रही है हमारी, जो x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है हमारी, अगर यहां से निकालें तो l उधर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो r माइनस R1 इंटू एल अपॉन R2 माइनस R1, ऐसे हमारे पास देखिए आ गया ये। ठीक है, R2 माइनस R1 इंटू दिस बाई दिस, इस तरीके से ये आ गया। ठीक, अब देखिए इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है कुछ हमको रिलेशनशिप इसमें मिलती हुई दिख रही है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, x इज इक्वल टू आर एल अपॉन R2 माइनस R1, ठीक है, माइनस R1 L अपॉन R2 माइनस R1। ये हमारे पास इस तरीके से देखिए आया एक चीज। अब जरा आप एक बात यहां पर देखिए। ठीक है, अब आप बात यहां पर देखिए कि R1 हमारा फिक्स है, L फिक्स है, R2 फिक्स है, माइनस R1 फिक्स है। ये हमारा फिक्स वैल्यू है, यानी ये टर्म हो गया बच्चों हमारा कांस्टेंट। ठीक है, ये टर्म हो गया हमारा कांस्टेंट। और बच्चों यहां पर जब हम आएंगे तो यहां पर देखिए, यहां R वेरिएबल है, L कांस्टेंट है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये हमारा वेरिएबल टर्म हो गया। इसको बच्चों हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट। जो डिफरेंशिएट में आएगा dx इक्वल टू L अपॉन R2 माइनस R1 इंटू dr। ये देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, dx की जगह हमारा ये आ गया। ठीक, तो हमारा x और dr में एक रिलेशनशिप आ गया। इसको हम साइड में जरा यहां पे लिख लेते हैं। इसको पूरा नोट कर लीजिए कायदे से, यहीं पे सारी टेक्नोलॉजी है, यहीं पे सारा कंसेप्ट है, कंफ्यूजन भी यहीं पे होता है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हो गया बच्चों। तो हमारा जो आया है dx और dr में रिलेशन, वो आया, इसको हम यहां लिख देते हैं। तो बच्चों आया है हमारा, वो आया dx इज इक्वल टू L अपॉन R2 माइनस R1 इंटू dr। अब बच्चों हमारा कहानी जो है हो गई इजी, और आंसर अब जो है आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारा इस तरीके से आया। ठीक, तो हम देखिए क्या करते हैं, dx की जगह dr लिख देते हैं। तो हमारा आ गया dr इक्वल टू रो अपॉन पाई, ठीक है, और 1 अपॉन आर स्क्वायर, और dx की जगह हम वो लिख रहे हैं, तो आ गया L अपॉन R2 माइनस R1 इंटू dr। ये आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या होगा, हम कांस्टेंट टर्म सारे एक पास लिखते हैं। तो रो L अपॉन पाई R2 माइनस R1 ये आया इधर, और बच्चों यहां पे आया dr अपॉन आर स्क्वायर। ये देखिए हमारा एक एक्सप्रेशन इस टाइप का हमको मिल रहा है। बहुत ध्यान से करिएगा, इसमें कोई भी मिस्टेक अभी तक नहीं है। अब बच्चों हमको क्या करना है, हमको निकालना है रेजिस्टेंस पूरे लेंथ के अक्रॉस। तो बच्चों इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो आएगा r इंटीग्रेशन ऑफ dr, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रो L अपॉन पाई R2 माइनस R1, ऐसे आ गया, इंटू dr अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये टर्म हमारा कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देते हैं, तो हमारे पास आ गया ऐसे। इसमें हम करेंगे बच्चों, जब हमारा जो है रेडियस R1 है तब रेजिस्टेंस 0 है, जब रेडियस R2 है तब रेजिस्टेंस कैपिटल R है। तो बच्चों इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा R, और ये आ गया 0 से R बराबर रो L अपॉन पाई R2 माइनस R1, ऐसे आ गया। और बच्चों इसका इंटीग्रेशन आएगा -1 अपॉन R, और ये आ जाएगा बच्चों R1 से R2। ठीक, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा रो L अपॉन पाई R2 माइनस R1, ये आएगा -1 बाई R2 प्लस 1 बाई R1, ये आ गया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको आप आराम से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस खूब करिएगा इसकी,
फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों मैं इधर यहाँ पे इरेज कर रहा हूं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे इरेज करेंगे। तो आर की जो वैल्यू आ रही है बच्चों, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई R2 माइनस R1 1/R1 माइनस 1/R2। देखिए ये इस तरीके से आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा रो एल अपॉन पाई R2 माइनस R1, ये बच्चों हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जाएगा कट और हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा रो एल अपॉन पाई R1 R2। ये बच्चों इसका फाइनल रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, ये हमारा इसका फाइनल रेजिस्टेंस आ गया। आप चाहें तो इस ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस आप याद भी रख सकते हैं कि इतना होता है। मान लीजिए एग्जामिनेशन में आ जाए, तुरंत जो है सबकी वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई किया और जो है हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारा जो वीडियो था पहला रेजिस्टेंस के ऊपर था। आज इसका पहला वीडियो कंप्लीट हुआ। मैंने इसमें कंसेप्ट बताए, छोटी छोटी आपको बातें बताई जिसपे बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ जो है मैंने आपको क्वेश्चन करवाए। उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी और आप इसके क्वेश्चन अब आप कर सकोगे, ठीक है बच्चों। बच्चों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ये वीडियो देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।